हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री टूल्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसिड बेस एंड साल्ट। जी हाँ दोस्तों, ये चैप्टर 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो सर इम्पोर्टेंट क्यों बता रहे हो हमें? क्योंकि बेटा 10th क्लास जैसे ही पास करके तुम +1 क्लास में जाओगे तो +1 क्लास में तुम्हारा एक चैप्टर आएगा इक्विलिब्रियम। उसी चैप्टर के अंदर तुम पढ़ोगे आयोनिक इक्विलिब्रियम के बारे में। तो बिना एसिड बेस एंड साल्ट्स की नॉलेज के तुम उस चैप्टर को नहीं पढ़ सकते हो। इसी वजह से ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आओ इस चैप्टर को शुरू करते हैं। हम इस चैप्टर को एकदम बेसिक से उठाएंगे और एडवांस तक लेकर जाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, मान लीजिए साइंस ओलंपियाड की तैयारी कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है, जेई की तैयारी कर रहा है, तो उस बच्चे के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आओ जरा इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बेटा हम पढ़ेंगे एक साइंटिस्ट के बारे में जो था माइकल फैराडे, है ना। माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने क्या किया बेटा, बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस को या तो लिया मोल्टन स्टेट में या उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया और उसके बाद क्या किया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने की कोशिश करी। तब माइकल फैराडे ने देखा कि बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस ऐसे हैं जो मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं और बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर रहे हैं। तो इस बेसिस के ऊपर माइकल फैराडे ने उन्हीं केमिकल सब्सटेंस को दो हिस्सों में क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया, ठीक है। और उन्होंने उनका नाम रखा, एक को रखा इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और दूसरे का रखा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो जो इलेक्ट्रोलाइट थे वो तो कंडक्ट कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी को, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या नहीं कर रहे थे, ये डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो माइकल फैराडे ने केमिकल सब्सटेंस को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया, एक इलेक्ट्रोलाइट में, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट में। जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मोल्टन या एक्वस स्टेट में कंडक्ट कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी को, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है वो मोल्टन या एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया। अब इसके बाद बारी आती है हमारे पास एक नए कंसेप्ट की, जिसमें हमारे पास एक और साइंटिस्ट आने वाले हैं जिनका नाम है अरेनियस। अरेनियस ने क्या किया बेटा, एक थ्योरी दी, है ना। उन्होंने उस थ्योरी का नाम रखा अरेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। इसके बिहाफ पे उसने क्या कहा, अरेनियस ने कहा कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो मोल्टन या एक्वस स्टेट में टूट कर क्या करते हैं, आयंस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोशिएट इन मोल्टन और इन एक्वस स्टेट एंड प्रोड्यूस आयंस, ठीक है। तो अरेनियस के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो मोल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट में डिसोशिएट होकर क्या करते हैं, आयंस का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे यहां पर बेटा किस तरीके से, एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं तुम्हारे सामने ले रहा हूं NaCl। अगर मैं NaCl को मेल्ट कर दूं तो ये टूट जाता है किसमें, Na+ में और Cl नेगेटिव में। इसी तरीके से अगर मैं HCl को क्या कर दूं, पानी के अंदर मिला दूं तो HCl भी टूट जाता है H+ और Cl नेगेटिव में। इसी तरीके से मान लो मैं NaOH का एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पर जब मैं इसको डिसोशिएट करूंगा तो ये भी टूट जाएगा Na+ और OH नेगेटिव में। तो तुम देख पा रहे हो यहां से,
तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो ये केमिकल सब्सटेंस है या तो ये मोल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट के अंदर क्या कर रहे हैं, डिसोशिएट होकर आयंस का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, और अरेनियस ने कहा कि सभी इलेक्ट्रोलाइट्स एक तरीके से नहीं टूटते हैं, एक जैसे नहीं टूटते हैं, है ना। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे होते हैं जो बहुत लार्ज एक्सटेंट में टूटते हैं और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे होते हैं जो थोड़े बहुत ही क्या करते हैं, टूटते हैं, या तो मोल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट के अंदर थोड़े बहुत ही टूटते हैं। ठीक है, तो एक बार ये लिख लो। तो अरेनियस ने कहा सभी इलेक्ट्रोलाइट एक जैसे नहीं डिसोशिएट होते हैं। इसका क्या मतलब है, आओ जरा देखते हैं। अरेनियस ने इलेक्ट्रोलाइट्स को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया। ठीक है, किस किस में, एक उसने किया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में और एक उसने किया वीक इलेक्ट्रोलाइट में। सर इसका क्या मतलब है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का? तो बेटा अरेनियस के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो क्या हो जाते हैं, 100% डिसोशिएट हो जाते हैं। तो तुम्हारा सवाल आएगा सर 100% डिसोशिएट कैसे? जब भी तुम उसको मोल्टन स्टेट में लेके आओगे या एक्वस स्टेट में लेके आओगे तो वो 100% डिसोशिएट कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने 100 मॉलिक्यूल लिए हैं किसके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, तो 100 के 100 ही क्या कर जाएंगे, डिसोशिएट कर जाएंगे। और अगर तुमने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे बेटा, 100 पार्टिकल लिए और 6 या 7 या 10 या 12 पार्टिकल्स ही क्या किए, डिसोशिएट किए, बाकी ऐसे के ऐसे ही अगर पड़े हुए हैं तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या कहेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। इसका मतलब है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, पार्शियल डिसोशिएट करते हैं, या पार्शियल डिसोशिएशन जिनका होता है उनको हम क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो 100% डिसोशिएट करते हैं। ठीक है, अब इनका जो एक्सटेंट है वो किस चीज़ से नापा जाता है या मेज़र किया जाता है, तो जरा आओ देखते हैं, है ना। एक बार देखते हैं, आ जाइए। इनका जो एक्सटेंट है डिसोशिएशन का वो हम अल्फा से क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तुम कहोगे सर ये अल्फा क्या है, तो अल्फा है भैया डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। इसको सर कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो भैया हम लेते हैं ऊपर नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोशिएटेड, है ना, और नीचे क्या लेते हैं, टोटल पार्टिकल्स टेकन इनिशियली। शुरुआत में तुमने कितने पार्टिकल्स लिए थे और कितने डिसोशिएट कर गए, इसी के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन बोलते हैं। और डिग्री ऑफ डिसोशिएशन को मेंशन किया जाता है बेटा अल्फा से। समझ में आया? तो मतलब ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो अल्फा होता है वो क्या होता है, 1 होता है। अल्फा 1 होता है किसके लिए बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, क्यों होता है सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा 1? क्योंकि मान लो 100 पार्टिकल लिए और 100 पार्टिकल लिए और 100 के 100 ही डिसोशिएट कर गए, तो 100/100 क्या हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा, है ना। इसीलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो अल्फा होता है वो 1 होता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो अल्फा होता है वो लेस देन 1 होता है बेटा। लेस देन 1 क्यों होता है? क्योंकि मान लो तुमने 100 पार्टिकल लिए थे, है ना, और उसमें से कोई 10 पार्टिकल ही टूट रहे हैं, है ना, तो यहाँ से तुम कैलकुलेट कर सकते हो ये किसके बराबर आ जाएगा, 0.1। और 0.1 क्या होता है बेटा, 1 से छोटा होता है ना। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो अल्फा होता है वो लेस देन 1 होता है। ये किसके लिए होता है बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। तो जरा जल्दी से एक बार ये अपनी नोटबुक के अंदर लिख लो।
अब बेटा मैं तुम्हें थोड़े से डिफरेंस बता देता हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में और वीक इलेक्ट्रोलाइट में। तो देखो मैंने तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर लिख रखा है, बोर्ड के ऊपर लिख रखे हैं कुछ डिफरेंस। जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पहला पॉइंट है डिसोशिएट कंप्लीटली इन मोल्टन और इन एक्वा स्टेट। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो मोल्टन स्टेट में या एक्वा स्टेट में कंप्लीट डिसोशिएट हो जाते हैं, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट पार्शियली। ये क्या करते हैं? पार्शियल डिसोशिएट करते हैं। फिर देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मैंने लिखा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 1। इनके लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो क्या होता है? 1 होता है। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो लेस देन 1 होता है ना। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में बेटा कुछ आते हैं एसिड, बेस और साल्ट, है ना। तो एसिड के कुछ एग्जांपल है जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक इसी प्रकार से बेस के भी एग्जांपल हम ले सकते हैं NaOH, KOH, है ना। ये कुछ एग्जांपल्स है किसके? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। इसी तरीके से साल्ट हम देख सकते हैं NaCl, KCl, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ही एग्जाम्पल है ना। फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट के कुछ एग्जांपल है जैसे एसिड के अंदर हाइड्रोजन साइनाइड आ गया, एसिटिक एसिड आ गया, ऐसे ही बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड आ गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आ गया। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के क्या है? कुछ एग्जांपल है। तो बेटा इस वीडियो के अंदर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया है किसका? इलेक्ट्रोलाइट्स का। इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं ना इस चैप्टर के अंदर एसिड, बेस एंड साल्ट्स में, वो इलेक्ट्रोलाइट्स ही है एक प्रकार से। ठीक है, तो यहां से हम एसिड, बेस एंड साल्ट्स को क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस करते हैं इस चैप्टर के अंदर। अब तुम्हें अगली वीडियोस के अंदर जब मैं तुमको स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, ये सारी चीजें जब पढ़ाऊंगा ना तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या होते हैं वीक एसिड, क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, क्या होते हैं वीक बेस। ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो हम अगली वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, इनके लिए अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं। वो थ्योरीज हम अगली वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो बेटा हम अगली वीडियो के अंदर बहुत ही धमाकेदार कंटेंट के साथ आपके सामने आने वाले हैं। तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, लाइक करो और प्यारे प्यारे कमेंट करके कमेंट सेक्शन को एकदम भर दो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाओ। ठीक है, थैंक यू।